नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस 40 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉकी महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय हॉकी महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि लगभग दोस्तों 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय हॉकी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये हो जाएगा दोस्तों आंसर, हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 108वें नंबर पर भारत रहा है दोस्तों, लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 77वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो हो जाएगा फुटबॉल से। ये क्वेश्चन एक बनता है, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। तो हाल ही में आयोजित 77वां संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है दोस्तों, हरियाणा, पंजाब और सेना का एक अलग, आर्मी का एक अलग से होता है दोस्तों, और एक गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेना। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों सेना। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किसे इरासमस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इरासमस पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों? ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन को उजागर करने के लिए। इसको पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों 2024 का? तो हो जाएगा अमिताभ घोष को। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों अमिताभ घोष को। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा अमिताभ घोष को। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी में 2024 में सूचकांक में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023-24, जिसे भुखमरी कहा जाता है दोस्तों, भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का स्थान रहा है 111। भारत का स्थान रहा है दोस्तों 111। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। ये चारों के चारों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी के शासनकाल में कोई ना कोई विदेशी यात्री भारत में भ्रमण करने आया था। तो दोस्तों, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के। दोस्तों, बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? तो हो जाएगा दोस्तों मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे दोस्तों मेगस्थनीज। याद रखिएगा दोस्तों मेगस्थनीज। और दोस्तों, मोरक्को यात्री किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों, बात करें हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो फाह्यान। याद रखिएगा दोस्तों फाह्यान। ये चीनी यात्री था दोस्तों फाह्यान। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट वाले मार्क्स भी कर दीजिएगा। तो कांसा किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो हो जाएगा तांबा तथा टिन का। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों तांबा तथा टिन का। अगर बात करें दोस्तों तांबा और जस्ता किसका मिश्र धातु है? तो हो जाएगा पीतल का। याद रखें दोस्तों पीतल का। तांबा और जस्ता किसका है? पीतल का। टिन और शीशा किसका है दोस्तों? तो हो जाएगा सोल्डर, जिसे सोल्डर कहा जाता है दोस्तों, सोल्डर या फिर टांका। याद रखेगा दोस्तों सोल्डर या फिर टांका। लोहा, क्रोमियम और निकिल किसका मिश्र धातु होता है दोस्तों? लोहा, क्रोमियम और निकिल। तो हो जाएगा दोस्तों स्टेनलेस स्टील का। याद रखें दोस्तों स्टील का नहीं है, स्टेनलेस स्टील का। अगला क्वेश्चन, चूने के पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चूने का पत्थर का रासायनिक नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे ज़्यादा चूने का पत्थर किस राज्य से निकाला जाता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चूने का पत्थर निकाला जाता है। याद रखें दोस्तों। तो हो जाएगा इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर
दो सही हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। चूने के पत्थर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों कैल्शियम सल्फेट किसका नाम होता है रासायनिक? कैल्शियम सल्फेट। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, जिप्सम का। कैल्शियम सल्फेट किसका हो जाएगा दोस्तों? जिप्सम का। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का। कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर का। फेरस सल्फेट किसका होता है दोस्तों? हरा कशीस। हरा कशीस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हरा कशीस। फेरस सल्फेट किसका हो जाएगा दोस्तों? रासायनिक नाम हरा कशीस का। कैल्शियम ऑक्साइड किसका होता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड तो हो जाएगा बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना याद रखेगा दोस्तों, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड। फेरस सल्फेट होता है दोस्तों हरा कशीस। कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों चूने का पत्थर। और कैल्शियम सल्फेट होता है दोस्तों जिप्सम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और चूने का पत्थर सर्वाधिक किस राज्य में निकाला जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का स्वागत किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का भव्य स्वागत किया था दोस्तों? तो ये आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में पराजित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होता है दोस्तों? तो हो जाएगा अंग्रेजी सेना के बीच और अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और होता है इसमें दोस्तों सिराजुद्दौला को हार मिलती है। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है दोस्तों, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों बात करें प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो हो जाएगा 23 जून याद रखिएगा दोस्तों 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ होता है? अकबर और महाराणा प्रताप के साथ। अकबर और महाराणा प्रताप के साथ याद रखिएगा दोस्तों, अकबर और महाराणा प्रताप के साथ। और हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है दोस्तों? 1576 में होता है। 18 जून 1576 में याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। बक्सर का युद्ध कब होता है दोस्तों? बक्सर का युद्ध तो बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों 22 से 23 अक्टूबर। कहीं कहीं 22 अक्टूबर देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं 23 अक्टूबर। तो 22 से 23 अक्टूबर के बीच होता है दोस्तों 1764 ईस्वी में। 22 से 23 अक्टूबर याद रखिएगा, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है बक्सर का युद्ध। याद रखिएगा दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर के बीच होता है 1764 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 में। याद रखिएगा दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये चारों के चारों आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी लगती है? चीन की सीमा रेखा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगोलिया के साथ। मंगोलिया के साथ चीन की सीमा रेखा सर्वाधिक लगती है, मंगोलिया के साथ। टोटल सीमा रेखा की बात करें दोस्तों, कितना लगता है, कितना किलोमीटर मंगोलिया और चीन के साथ सीमा रेखा साझा करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 4630 किलोमीटर। 4630 किलोमीटर लगभग। अब भारत और चीन के बीच कितना सीमा रेखा साझा करता है दोस्तों? तो हो जाएगा 3500 किलोमीटर या फिर 3488 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों 3400 किलोमीटर। दोस्तों बात करें भारत सर्वाधिक सीमा रेखा किस देश से साझा करता है? तो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। और सबसे कम दोस्तों अफगानिस्तान के साथ 107 किलोमीटर। याद ये सब आप लोग याद करिएगा। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भारत साझा करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। और सबसे कम करता है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ 107 किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों 107 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगोलिया। चीन सबसे ज़्यादा सीमा रेखा मंगोलिया के साथ साझा करता है 4630 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका को एशिया से कौन सी जल संधि अलग करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अफ्रीका को एशिया से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाव अल मंदेव। वाव अल मंदेव। अगला इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाव अल मंदेव। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों वाव अल मंदेव।
दोस्तों मलक्का जल संधि कहाँ स्थित है? मलक्का जल संधि हो जाएगा दोस्तों उत्तरी एशिया, जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर या फिर दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर या फिर दक्षिण चीन सागर के बीच का एक रास्ता होता है मलक्का जल संधि। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर को जोड़ता है मलक्का जल संधि, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पाक जल संधि किसके बीच स्थित है? तो पाक जल संधि हो जाएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 2056 को 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? राज्य पुनर् आयोग का गठन कब होता है दोस्तों? 1953 में। 1953 में किस आयोग की सिफारिश पर होता है? तो फजल अली आयोग। याद रखेंगे दोस्तों, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, इसलिए इस आयोग का नाम रखा गया था फजल अली आयोग। तो हो जाएगा कितने राज्य और कितने संघ राज्यों का? तो हो जाएगा 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। याद रखिएगा दोस्तों, 14 राज्य और 6 संघ राज्य का सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को गठन किया था। दोस्तों बात करें भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर 1953 में सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का। फजल अली आयोग होता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। अगला क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आसान क्वेश्चन है और इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटेन। दोस्तों अगर बात करेंगे तो एलपीजी में कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों हो। इसमें दोस्तों ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है और प्रोपेन की मात्रा कम होती है। ब्यूटेन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो कि लगभग 90+% होता है, और प्रोपेन की मात्रा कम होती है। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो मिथाइल मर्केप्टान। याद रखिएगा दोस्तों, मिथाइल मर्केप्टान एलपीजी में गंध के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अभी तक ज्ञात धातु तत्वों की संख्या कितनी है? अभी तक ज्ञात धातु तत्वों की पूछा है दोस्तों, कुल तत्वों की नहीं पूछा है। तो मैं आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों, उसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है? अगर कुल तत्व पूछे दोस्तों 118 हो जाएगा, कुल तत्व। याद रखेगा दोस्तों, कुल तत्व 118 हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व कितना है? प्राकृतिक रूप से हैं 98। बाकी जो जो दोस्तों 20 पाए जाते हैं तो हो जाएगा मानव निर्मित तत्व होते हैं। 20 मानव निर्मित या फिर कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्व हैं, 20 कृत्रिम रूप से बनाए गए। याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की संख्या कितनी है? 20। प्राकृतिक रूप से पाए गए तत्वों की संख्या 98। टोटल है दोस्तों 118। अगर धातु तत्वों की बात करें, धातु तत्वों की बात हो जाएगा दोस्तों 91 नंबर। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों 91 धातु तत्वों की संख्या है 91। अधातु तत्वों की संख्या हो जाएगा 27। अधातु तत्वों की संख्या 27। टोटल हो जाएगा पूरा 118। प्राकृतिक रूप से 98, निर्मित या फिर कृत्रिम रूप से 20, अधातु तत्वों की संख्या 27 और धातु तत्वों की संख्या 91। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और कन्फ्यूजन में इससे बहुत सारा होता है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु क्या है? मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु क्या है? जिसे दोस्तों नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों, जो नाइट्रोजन के रूप में, तो हो जाएगा एनाबीना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, एनाबीना का प्रयोग किया जाता है। और एनाबीना किस संघ में आता है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया के रूप में। साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया के रूप में प्रयोग किया जाता है एनाबीना, जो कि दोस्तों मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चारों के चारों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें कार्ल लैंडस्टर ने किसकी खोज किया था? तो हो जाएगा दोस्तों RH फैक्टर और दोस्तों रक्त समूह, RH फैक्टर और रक्त समूह का खोज किया था
कार्ल लैंडस्टेरन ने। इवानोवास्की ने दोस्तों तो हो जाएगा विषाणु का खोज। इवानोवास्की ने दोस्तों विषाणु का खोज किया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इवानोवास्की ने। हॉपकिंस ने तो हो जाएगा विटामिन डी। हॉपकिंस अगर बात करें दोस्तों तो हो जाएगा विटामिन डी। और लुई पास्चर की बात करें दोस्तों तो रेबीज का टीका, रेबीज का टीका, ये भी याद रखें दोस्तों, रेबीज का टीका लुई पास्चर ने रेबीज का टीका। और रेबीज का टीका किस कारण फैलता है दोस्तों तो हो जाएगा विषाणु के कारण। अब किसके काटने से होता है दोस्तों तो हो जाएगा रेबीज का वायरस तो हो जाएगा कुत्ते के काटने से फैलता है। हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है दोस्तों कुत्ते के काटने से, इसलिए रेबीज का टीका लगाया जाता है। इसका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। विटामिन डी की खोज किया था हॉपकिंस ने। और विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। याद रखें दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों कैल्सीफेरोल। विटामिन डी दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से, ये भी याद रखिएगा। इवानोवास्की ने दोस्तों विषाणु की खोज किया था। आरएच फैक्टर और रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है दोस्तों, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में किया जाता है? तो हो जाएगा 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों 6वीं पंचवर्षीय योजना कब आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। 1980 से लेकर 1985 तक होता है 6वीं पंचवर्षीय योजना। हर पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा, 5 साल के लिए होता है। और इसकी स्थापना की बात करें, दोस्तों तो ये हो जाएगा 12 जुलाई 1982 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? तो फेमस हो जाएगा दोस्तों हीरा की खान के लिए। हीरा की खान ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और किस जिले में है? तो पन्ना, अगर जिले की बात करें दोस्तों, पन्ना और छतरपुर जिले मिलाकर ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।